हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यन एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे आप सभी के बीच आ चुकी हूँ अपनी सी-टेट की प्रिपरेशन के लिए, आप सभी के सी-टेट के प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों, थोड़ी सी आवाज़ मेरी ख़राब है तो मैनेज कर लीजिएगा। आई होप आप लोग इसको इग्नोर करेंगे। आवाज़ आ तो रही है ना एटलीस्ट, तो पढ़ने से मतलब है थोड़ा सा मतलब गले में खराश है, तो इसको इग्नोर करेंगे, पढ़ेंगे हम। आवाज़ में फिर भी बोल पा रही हूँ तो चलिए, डजेंट मैटर कि आवाज़ मोटी है कि पतली, हम अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हिंदी के मोस्ट पॉपुलर 30 क्वेश्चंस अगर आपने टारगेट किया है 120, तो 30 आउट ऑफ 30 आपके हिंदी के कहीं नहीं जाने चाहिए। हिंदी आपकी मदर टंग है, आप इसमें बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, शिक्षण से आपके क्वेश्चंस आते हैं 15 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी के, 15 क्वेश्चन में आपके गद्य और पद्य होते हैं। उसी गद्य और पद्य में से ही आपको कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो उन सभी को हम लेकर के चलेंगे। हमारे 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ में ये तीनों पार्ट आपके रिवाइज हो जाने हैं और ऐसे ही पेपर आता है, पेपर की फॉर्म भी आप समझ पाएंगे। सो स्टार्ट नाउ फ्रेंड्स, आज का 30 क्वेश्चंस मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट सेलेक्टेड सीरीज हिंदी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन है हमारा। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे सही विकल्प चुनिए। देखिए, भाषा द्वितीय लिखा हुआ है, भाषा सेकेंड हिंदी, भाषा फर्स्ट, भाग सेकेंड लिखा हुआ है। भाग सेकेंड का मतलब ये कि फर्स्ट होता है सीडीपी का, साइकोलॉजी एंड पेडागॉजी का, तो वो साइकोलॉजी एंड पेडागॉजी आप देखिएगा, हमने अपने वीडियो बनाए हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, उन 30 क्वेश्चंस के बाद ये क्वेश्चन शुरू होंगे 31 से, ठीक है। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो आपको यहाँ पर देखिए, पहले ही क्वेश्चन आपका मिल गया है आपके एप्टीट्यूड से, शिक्षण बेस्ड है ये, आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या होगा, अनुवाद विधि होगा, द्विभाषी विधि होगा, प्रत्यक्ष विधि होगा या फिर अप्रत्यक्ष विधि होगा। तो दोस्तों, भाषा सीखने की मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, मतलब मातृभाषा जो है उसे आप मीडिएटर नहीं बनाएंगे, उसको आप एक तरफ रखेंगे, उसको सहायक नहीं बनाएंगे, फिर भी आपकी कौन सी ऐसी विधि है जिससे कि आप दूसरी भाषा को सीख सकते हैं। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि होगी। मातृभाषा को हम नहीं अगर बीच में रखते हैं तो भी प्रत्यक्ष हमारे सामने कोई भाषा यदि कोई बोल रहा है तो उस भाषा को हम सुनकर अनुकरण करके बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। देखिए, अनुवाद विधि भी है तो उसको आप किसी न किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेंगे, है ना। अप्रत्यक्ष विधि तो आप नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि ही बेस्ट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन इज राइट, प्रत्यक्ष विधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस दोस्तों, शिक्षण के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होते हैं, प्रभाव डालते हैं आपके स्कोर पर। 120 प्लस का स्कोर आपने सोचा है तो आप बिल्कुल पाएंगे, बस प्रैक्टिस बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है वो भी भाषा शिक्षण में, क्यों है? क्या भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है इसलिए, या खेल भाषा को विस्तार देते हैं इसलिए, या फिर खेल में आनंद आता है इसलिए, या फिर खेल में शारीरिक विकास होता है? क्या होगा दोस्तों? देखिए, खेल में आनंद तो आता है बच्चों को, ठीक है, लेकिन बात हो रही है भाषा शिक्षण की, भाषा सिखाने का। खेल खेल में पढ़ाने की विधि तो हमारी है ही बाल केंद्रित विधि में, तो खेल में शारीरिक विकास, ये तो शारीरिक शिक्षा की बात हो गई, लेकिन भाषा शिक्षण की बात हो रही है। डी ऑप्शन को देखें तो शारीरिक शिक्षा की बात हो गई, डी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाषा शिक्षा की बात हो रही है, और सिर्फ आनंद के लिए, एंजॉय के लिए ही कोई काम नहीं करते हैं। वो उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे आनंद उठाएं। और शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, ये तो नेगेटिविटी लिए हुए है। ऐसी कोई बात नहीं होती है कि शिक्षक को हम ध्यान में रखें, आप हमेशा बाल केंद्रित ऑप्शन को ही ध्यान में रखेंगे, बच्चे को सेंटर में रख करके आप क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे। सो योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन, खेल जो है भाषा को विस्तार देते हैं। खेल खेल विधि से हम सिखाएंगे, भाषा में बहुभाषी कक्षा के बच्चे होंगे, सभी बच्चे खेलेंगे तो सब अपने अपने लैंग्वेज में बोलेंगे, सुन करके बच्चे बहुत ज़्यादा सीखेंगे, तो खेल भाषा को विस्तार देते हैं। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन। ओके, आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन की फॉर्म कैसी है। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे
और ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बनाए रखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। दोस्तों बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट भी आप देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। डाउट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर रखिए और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? भाषा का विस्तार करना नहीं है, या फिर सृजनात्मकता का विकास करना नहीं है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना नहीं है, या प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। सो फ्रेंड्स, मैं हमेशा ही याद दिलाती हूँ, तो यहाँ पर भी देखिए नहीं है। सर्कल करें या अंडरलाइन करें, उसे नोटिस ज़रूर करें कि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है। विस्तार करना बिल्कुल होगा, अभी आपने ऊपर ही देखा खेल भाषा को विस्तार देता है, तो विस्तार करना होगा। सृजनात्मकता बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। टैग वर्ड्स के वीडियो में आपने देखा होगा, सृजनात्मकता एक पॉजिटिव वर्ड है। अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना भी पॉजिटिव वर्ड है, सृजनात्मकता पॉजिटिव वर्ड है, तो ये सब तो होंगे। क्वेश्चन की फॉर्म है नेगेटिव, तो क्या करना? याद करवाना, रट्टा मरवाना, कंठस्थ करना, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं दोस्तों। तो डी ऑप्शन में सीधे सीधे दिख रहा है कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवा लेना। ये कोई बात नहीं हुई कि प्रश्नों के उत्तर को हम रटवा दें बच्चों को। रटी हुई चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, तो याद करवाना नेगेटिव वर्ड भी है, और इन चारों में नेगेटिविटी, नकारात्मकता लिए हुए ही है, तो आप याद करवाने को जोर नहीं देंगे। सो योर आंसर दैट विल बी नेगेटिव लेना है हमें ना, तो नेगेटिव लेना है, तो डी ऑप्शन इज राइट। ओके, डी ऑप्शन। आगे चलेंगे दोस्तों। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो कि कैसे हों? सरल भाषा वाले हों, या फिर बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करने वाले हों। ध्यान दीजिएगा, टैग वर्ड दिख रहा है और पॉजिटिविटी लिए हुए है, अवसर प्रदान करना। ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आगे ऑप्शंस को जरूर देख लेंगे, हो सकता है उससे बेस्ट ऑप्शन मिल जाए। चारों ऑप्शन पढ़िएगा जरूर। केवल पाठ से ही संबंधित हो, केवल एक नेगेटिविटी लिए हुए टैग वर्ड कभी नहीं होगा। और पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो तो ये भी नेगेटिविटी तो हो ही गया। अब होगा यहाँ पे क्या दोस्तों? देखिए, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ऐसी ही गतिविधियाँ, ऐसी ही एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ऐसे ही प्रैक्टिसेस होने चाहिए, जिससे कि बच्चे जो है अपने पठन पाठन क्रिया के लास्ट में आप ऐसी एक्टिविटी कराइए, ऐसी प्रैक्टिस कराइए कि बच्चे खुद से कुछ करें और सीखें, ऐसा उन्हें मौका मिले, मौके दिए जाए। सो योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम का मतलब भी होता है नकारात्मकता लिए हुए होगा। सबसे कम क्या होगा देखें आप दोस्तों। देखिए, सबसे ज़्यादा जो होता है, ये आपको अगर समझ में आ जा रहा है तो उसे आप साइड करते जाइए। सबसे ज़्यादा जो होता है वो निकाल दीजिए, जो सबसे कम होगा वो आपका आंसर आपके सामने होगा। किसी विषय पर चर्चा करना, हाँ करना चाहिए। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, बिल्कुल सुनना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर पूछना, हाँ उत्तर पूछने को हम बहुत ही कम इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन देख लीजिए क्या और भी इससे भी गया गुजरा कुछ ऑप्शन है, दे सकता है। तो अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। देखिए दोस्तों, मौके देना, अवसर देना तो पॉजिटिविटी है, तो ये तो सबसे बेस्ट हो गया। लेकिन किस लिए? पॉजिटिविटी के लिए, सकारात्मकता के लिए। यहाँ पर है सबसे कम यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। तो सबसे कम की बात अगर करें तो सबसे कम महत्वपूर्ण देखिए, प्रश्नों के उत्तर पूछना। सिर्फ प्रश्न का उत्तर पूछ लिए हम, ये सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन की फॉर्म एक तरीके से सबसे कम कहने का मतलब नेगेटिविटी लिए हुए था। सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन। सबसे कम होगा उत्तर पूछना। बाकी चर्चा पर चर्चा करना भी बेस्ट है। धैर्य से उनकी बात को सुनने का मतलब है कि उनको मौका दे रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को बाहर ला रहे हैं, उन्हें आप मौके दे रहे हैं और अपनी बात कहने की, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता दे रहे हैं। तो ये सभी बेस्ट हो जाएंगे। प्रश्न पूछना उसके आगे बहुत ही कम महत्वपूर्ण है। सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान क्या होता है, कैसा होता है, कितना होता है? आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, या फिर होता है? देखिए, भाषा सीखने में मातृभाषा, यदि मातृभाषा की बात करें दोस्तों तो होता तो है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है, आंशिक रूप से होता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान। देखिए,
अगर हम भाषा बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चा नहीं समझ रहा है, तो हम उसकी मदर टंग में कन्वर्ट करके कुछ शब्द ऐसे भी बोलते हैं बच्चों से जो बच्चा महसूस करे कि हाँ, घर पर मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवेश के लोग ऐसे ही बोलते हैं, सर भी ऐसे ही बोल रहे हैं या मैम भी ऐसे ही बोल रही हैं। तो ये इस तरीके से सुनेगा जब बच्चा, तो बच्चे को मतलब एक जुड़ाव महसूस होगा, अपने इन्वायरमेंट की बात सुनेगा, अपने परिवार की के जैसी लैंग्वेज को सुनेगा तो एक जुड़ाव महसूस होगा और वो आपकी बात को भी समझेगा धीरे धीरे कि अच्छा, ये तो इसी तरीके से बात कर रहे हैं जैसे मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा बात करते हैं। तो आंशिक रूप से होता है, हाँ, पूरी तरीके से तो नहीं होता है, क्योंकि आपको सिखाना है ना, बच्चे को इंक्रीज करना है ना उसकी भाषा को, लैंग्वेज को, ना कि आपको बिल्कुल देहाती में ही बोलते जाना है। आप थोड़ा सा उससे अटैच करके लेके चल सकते हैं शुरुआती में, ठीक है। तो आंशिक रूप से होता है। योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। दोस्तों, मेरा गला खराब है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है। हमने एक मतलब टारगेट लिया है 120 का, तो आपको प्रैक्टिस कराने का भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गले में प्रॉब्लम है तो क्या, बट करेंगे हम, प्रैक्टिस तो ज़रूर करेंगे और आपका भी प्रैक्टिस होते रहे, इसलिए हम अपने वीडियोस भी प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों, मेरा गला ख़राब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और अगर फर्स्ट विजिटर है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन ढूंढना है दोस्तों। क्या भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं? या भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं? या भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं? या भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते हैं? सत्य पूछा गया है, तो सत्य अगर कहें दोस्तों तो इसमें देखिए, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। इसका क्या मतलब है? क्रम से नहीं करके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि नहीं लिख दिया है तो नेगेटिव फॉर्म में चला गया, लेकिन नहीं, यहीं पर बातों को समझना होता है दोस्तों कि देखिए, भाषाई कौशल क्रम से सीखे जाते हैं, ये सही है या गलत है? तो बात है सत्य की, तो ये आपका ऑप्शन तो सत्य है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाषाई कौशल जो होता है, सुबो पली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल से 4 स्किल्स आपके होते हैं। तो आपके ये चारों स्किल्स जो होते हैं अंतः संबंधित होते हैं। आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों जो कौशल होते हैं अंतः संबंधित, मतलब एक ही में गुथे जाते हैं। तो सही बात है, अगर एक ही में गुथे हुए होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, तो क्रम से तो होते नहीं हैं। तो बात सही है, क्रम से नहीं होते हैं, एक ही साथ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कुछ बच्चे कोई चीज़ जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे पहले लिखना सीख लेते हैं उसके बाद पढ़ते हैं, कोई बच्चे पढ़ लेते हैं फिर लिखते हैं। तो ये सभी एक साथ इंक्लूड हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। पहला ही यहाँ पे ऑप्शन हो गया, भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं। 37 के बाद आपका 38 क्वेश्चन है स्क्रीन पर दोस्तों। फटाफट चलिए देखते हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो ये मेरी आदत बन चुकी है, आप भी अपनी आदत बना लें। सिर्फ एक डॉट कर दें, अंडरलाइन कर लें, नहीं तो इसको सर्कल भी कर सकते हैं, जिससे कि ये फोकस होता रहे कि नेगेटिविटी की तरफ जाना है। आते हुए सिंपल से क्वेश्चंस कभी गलत ना हो, सिर्फ नहीं पर ध्यान न देने के कारण। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, या फिर भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। पूछा क्या है, क्या सत्य नहीं है दोस्तों? यहाँ पे कहें अगर कि क्या सत्य नहीं है, तो देखिए, भाषा सीखने में होने वाली जो त्रुटियां हैं वो स्थायी होती हैं। कैसे? देखिए, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां जो हैं अस्थायी होती हैं आपका, और मतलब स्थायी होती हैं यहाँ दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म है नेगेटिव, सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है तो क्या क्या सत्य हो जाएगा? देखिए, अस्थायी होती हैं, ये सत्य हो जाएगा, है कि नहीं? अस्थायी होती हैं, त्रुटियां सीखने सिखाने का अभिन्न अंग है, ये भी सत्य हो जाएगा। आप जानते हैं, सीख करके ही हम सीखते हैं, गलतियों के द्वारा ही इंसान सीखता है, बच्चे भी त्रुटियां कर करके ही सीखते हैं। और अनअधिगम भी एक अधिगम है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दोस्तों देखिए, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। बिल्कुल, ये भी सही है, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें तो चाहिए क्या नहीं सही है। तो नहीं सही है ये कि त्रुटियां स्थायी होती हैं, जबकि हमने देखा त्रुटियां अस्थायी होती हैं। जब ये सही हो गया तो कौन सा नहीं सही होगा? तो जो जो सही हो गया वो गलत हो जाएगा, और जो नहीं सही होगा वही सही हो जाएगा। सो योर आंसर दैट विल बी
सी ऑप्शन बहुत ज़्यादा टिक हो गया। तो चलिए अब क्लियर कर देते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी लिए हुए था, ये ध्यान में रखिएगा। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? सतत और व्यापक आकलन करते समय आपको सर्वोपरि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा होगा? कठिन शब्दों का श्रुत लेखन करना, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, या बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो सतत और व्यापक आकलन की बात की जा रही है। तो देखिए विभिन्न संदर्भों में मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हर जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े, और भाषा प्रयोग की क्षमता बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में, सभी संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना हो जाएगा आपका सतत आकलन और व्यापक आकलन। सर्वोपरि बात करें तो यही हो जाएगा बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में, सभी संदर्भ में। श्रुत लेख करना एक कॉमन सी बात है, श्रुत लेख से आप सतत और व्यापक आकलन नहीं कर सकते, लिखित प्रश्न पत्र से भी नहीं होगा, पाठ देख कर सुलेख लिखना ये सभी कभी नहीं होंगे। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, कि बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा की प्रयोग करने की जो उनकी क्षमता है उसे देख करके आप उनका सतत और व्यापक आकलन करिए, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 40 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राइमरी स्टेज के बच्चों की बात कर रहे हैं, पठन क्षमता का हम आकलन कर रहे हैं। एज ए टीचर कौन सी सामग्री, ऐसी कौन सी सामग्री होगी जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है? तो क्या आतंकवाद पर आप निबंध लिखवाते हैं, इस तरह आप प्राथमिक के बच्चों की पठन क्षमता का आकलन कर पाएंगे, या फिर बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी करके कर पाएंगे, या पाठ्य पुस्तक के द्वारा, या फिर औपचारिक पत्र के द्वारा? तो दोस्तों देखिए आतंकवाद पर आधारित निबंध ये जूनियर लेवल के बच्चे लिख पाएंगे, प्राइमरी लेवल के बच्चे नहीं लिख पाएंगे। 8 में जाएगा बच्चा तभी ये आतंकवाद पर आधारित निबंध लिख सकता है। तो पहला तो इजीली कट हो गया। जब पहला कट हो गया तो चलिए कट कर भी दें, पहला इजीली कट हो गया। एंड बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, देखिए बाल साहित्य की सिर्फ अगर बात करते हम तो थोड़ा सा संकुचित होता है, लेकिन संवादात्मक कहानी का मतलब है संवाद अदायगी करते हुए कहानी पठन करना। तो संवाद अदायगी करते हुए मतलब उसकी शैली पर ध्यान देते हुए कि किस तरह की शैली है बोलने की, और पठन क्षमता की बात भी की जा रही है, पठन क्षमता की बात की जा रही है। तो बाल साहित्य पहले तो होगी, दूसरी बात संवाद अदायगी करना, स्टोरी टेलिंग में, स्टोरी सुनाते समय स्टोरी बच्चे जब कहें तो संवाद अदायगी में करें, तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा पाठ्य पुस्तक और औपचारिक पत्र के अकॉर्डिंग, निबंध के अकॉर्डिंग। सो योर आंसर दैट विल बी सेकंड ऑप्शन इज राइट। बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी से पठन क्षमता का आकलन आप बच्चों का, प्राइमरी के बच्चों का बहुत ही बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर होगा तो बी ऑप्शन होगा। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षक के साथ ही कला शिक्षक को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है तो क्या नहीं है? चलिए नहीं पर हम सर्कल कर लेते हैं नहीं को। और चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास बेहतर है, अभिव्यक्ति का विकास किया जाए तो ये तो पॉजिटिव है, नहीं खोजना है आपको। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, ठीक, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, और बच्चों को रचनात्मकता का विकास। बताइए इसमें से क्या नहीं होगा? बात की जा रही है शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य। समेकित करने का मतलब क्या हुआ? एक साथ कई बच्चों को शिक्षा को समेकित करने का मतलब पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? जहाँ पर लेखन कार्य में परिपक्वता लाना नहीं है। देखिए लेखन कार्य में परिपक्वता तो आपका लेखन की क्षमता के बारे में देखा गया। पहली और दूसरी कक्षा की बात की जा रही है। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों की लेखनी परिपक्व नहीं होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। भाषा शिक्षण के साथ साथ आपको कला शिक्षा को समेकित करना है, तो आर्ट बनवाना है। आर्ट बनवाने के लिए, कला करवाने के लिए रचनात्मकता बेस्ट होगा, है कि नहीं? रचनात्मकता हो जाएगा। कला शिक्षा की बात की जा रही है ना, तो रचनात्मकता बेस्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ बच्चे इंजॉय करें, क्योंकि पहली कक्षा के और दूसरी कक्षा के बच्चे हैं, तो ये भी आपका बढ़िया हो गया। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास,
चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास ही हो गया पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए कि आप अपने मन में जो कुछ भी है वो आप इमेज के थ्रू बना करके दिखाइए। तो ये बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बच्चे कुछ करेंगे और सीखेंगे। पूछा गया है कौन सा नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे नेगेटिविटी लिए हुए तो लेखन की परिपक्वता फर्स्ट एंड सेकंड के बच्चों में नहीं आएगी। सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, या बच्चे की भाषाई पूंजी है या मानक स्वरूप लिए हुए है। तो दोस्तों इसमें क्या सोचना है आप अच्छे से जानते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात हो रही है, तो घर की भाषा को अगर वो कक्षा में स्थान देना जरूरी है। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो सरल है इसलिए, सरल हो या कठिन हो, आप जानते हैं जिस इन्वायरमेंट में बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे वही लैंग्वेज सीख लेंगे, तो वो उनकी भाषाई पूंजी होती है। अगर आप फॉरेन में जाएं, बाहर जाएं, तो वहाँ के बच्चों की भाषाई पूंजी उनकी अपनी लैंग्वेज होगी, इंग्लिश होगी, तो वो बच्चे फॉरेनर की तरह बोलेंगे बिल्कुल, और हिंदी उनके लिए बहुत ही कठिन होगी। तो हम सरल कैसे कह सकते हैं? और जिनकी जो भाषा होगी, बंगला हुई, उड़िया हुई, असमी हुई, पंजाबी हुई, मराठी हुई, कुछ भी हुआ, उर्दू हुआ, तो वो बच्चे वही भाषा बोलेंगे ना जो उनके घर में ज़्यादातर लोग बोलते होंगे, उनके परिवेश में जो उनको सुनने को मिलेगा। सरल होगी ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते। हिंदी सरल है हमारे लिए, हम हिंदी भाषी हैं, इंग्लिश सरल होगा उनके लिए जो फॉरेन में है, और बंगला सरल होगा बंगाली लोगों के लिए। तो अपनी अपनी भाषा उनके लिए सरल होती है, तो सरल होगी हम नहीं कहेंगे। पूर्णतः नहीं सीखी है ये भी गलत होगा। भाषाई पूंजी होती है, हर एक बच्चे की अपनी भाषाई पूंजी, उनकी अपनी मदर टंग होती है। सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन इज राइट। चलिए अगला होगा क्वेश्चन आपका, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। भाषा सीखने सिखाने की अगर बात करें तो इस संदर्भ में होमवर्क का पर्पस क्या होता है? बच्चों को होमवर्क देना हम क्यों देते हैं, किस पर्पस से देते हैं? क्या भाषा को सीखने को विस्तार देने के लिए, अभिभावकों को खुश रखने यानी प्रसन्न रखने के लिए, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखने के लिए, कापियां भरवाने के लिए? तीनों ऑप्शन बेकार है, बी, सी और डी। अभिभावकों को प्रसन्न करने का कोई मतलब ही नहीं, डजंट मैटर। अभिभावकों को प्रसन्न करना क्या बात है, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना बिल्कुल भी नहीं, कापियां भरवाना ये कोई बात ही नहीं हुई। तो दोस्तों पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, सीखने को विस्तार देना। भाषा सीखने सिखाने में होमवर्क हम इसलिए देते हैं कि बच्चे कुछ और सीख सकें, बच्चे घर पर खाली हैं तो कुछ वर्क करें, ठीक है, बिजी करने के लिए नहीं। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। चलिए मैं इधर टिक कर दूँ, इधर बहुत ज़्यादा कचपच हो गया है, आगे चलते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। तो सत्य असत्य करके भी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी देखा जाता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे कम महत्वपूर्ण करके भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी देखते हैं हम। तो इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखिएगा आप लोग। 120+ स्कोर के लिए आपको इन पॉइंट्स पर ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते रहने के लिए करना क्या होगा, हमारे अपने चैनल को, आपके अपने चैनल को अगर फर्स्ट विजिटर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको एजुकेशनल वीडियोस हमेशा मिलते रहें। क्योंकि हम इस समय हमेशा ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी दोस्तों। देखिए खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और जब आपको नींद लगे, जब मन ना करे, जब आपको उबन महसूस हो बैठे बैठे, तो आप वीडियो के थ्रू भी देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 वीडियो 2 वीडियो देखना डेली का ज़रूरी है। कम से कम 30 क्वेश्चन, कम से कम 60 क्वेश्चन, घंटे 1.5 घंटे बहुत है, इनफ है। तो इतना आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, या फिर समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। दोस्तों देखिए, कभी कभी किसी बुक में, किसी प्रैक्टिस सेट में भी गलत चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाती हैं, लेकिन आपको अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और किसी चीज़ों पर मत जाइए। एक क्वेश्चन था जिसमें कि अर्जन और अधिगम से संबंधित क्वेश्चन दिया गया था, और उसमें एक्सप्लेन भी गलत ही किया गया था। तो दोस्तों कभी कभी होता है ना, जो सही होता है उसको सही बताना पड़ता है। लेकिन देखिए अर्जन और अधिगम में अंतर क्या है, हमेशा रखिएगा दिमाग में अपने कि अर्जन जो होता है वो सरल और स्वाभाविक होता है, और अधिगम जो होता है वो प्रयासपूर्ण होता है। तो प्रयासपूर्ण हम जो चीज़ें सीखते हैं वो होता है हमारा अधिगम, ठीक है। तो यहाँ अर्जन की बात करें तो सरल और स्वाभाविक जो कि हम अपने इन्वायरमेंट में सीखते हैं, अपने घर परिवार में सीखते हैं, वो ईजिली ईजिली हम सीख लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं, तो वो अर्जित होती है जो
वो हम अर्जन कहते हैं, उसको हम अर्जन कहते हैं। तो अर्जन और अधिगम में ये अंतर हुआ। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सत्य है, क्या सत्य हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 44 की अगर बात करें तो देखिए आपका यहाँ पे समाज और सांस्कृतिक परिवेश की बात जहाँ आ जाए, जहाँ पे आप देखिए कि भाषा के बारे में हो या फिर इन्वायरमेंट को लेकर हो या फिर सोशल को लेकर हो या सीडीपी ही क्यों ना हो, समाज और सांस्कृतिक परिवेश की बात आ जाए, स्वाभाविक प्रक्रिया की बात आ जाए, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो आपके बी ऑप्शन में देखिए भर भर के आपके टैग वर्ड्स दिए हुए हैं। देखिए समाज और सांस्कृतिक ये टैग वर्ड, परिवेश ये टैग वर्ड, और प्रक्रिया स्वाभाविक होती है ये टैग वर्ड, ये सभी पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, कि अर्थ ग्रहण की जो प्रक्रिया है स्वाभाविक हो, किसी के जोर दबाव पर ना हो, सांस्कृतिक समाज के साथ हो, परिवेश में जो कुछ सीखा गया है उसके अकॉर्डिंग हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन बी ऑप्शन। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, सो फ्रेंड्स इसके हम टिक कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे कि हमें नहीं देखना है ये। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, या फिर भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, या फिर प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। दोस्तों यहाँ पे बात करें तो देखिए डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। ये क्या है, ये पॉजिटिविटी लिए हुए पूरा बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेगेटिविटी। ध्यान दीजिए यहाँ पे नेगेटिविटी, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना, तो ये नहीं होगा। एंड भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, व्यक्ति जैसा होता है व्यक्ति के सापेक्ष वैसे ही उसके भाषा का विकास होता है, उसके IQ को लेकर, उसके परिवेश को लेकर, उसकी क्षमता को लेकर। तो ये भी आपका पॉजिटिविटी लिए ही हो गया। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। बिल्कुल, एक बच्चा है जिसे आप घर में बंद करके रखिए, एक बच्चा है जिसे आप खुले समाज में छोड़िए कि वो अपने बड़ों से मिले। तो जब बड़ों से मिलेगा और लोगों से मिलेगा तो सब लोग उसको कुछ ना कुछ उससे बात करेंगे, कुछ ना कुछ सिखाएंगे। जहाँ पे बच्चा गलत होगा वहाँ पे उसे रोकेंगे, टोकेंगे और बताएंगे। तो भाषा की विकास की गति तो तीव्र होनी ही होनी है। सो ये भी बेहतर है। तो जब ये तीनों सही हैं तो ये तीनों गलत होंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म तो नेगेटिव है। तो हमारा सही हो जाएगा ये, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है जबकि सापेक्ष होता है। आप यहाँ देख रहे हैं, जब ये होगा तो ये तो होगा नहीं, तो नेगेटिविटी लिए हुए है इसलिए पहला ही होगा। यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, नेगेटिविटी लिए हुए है इसलिए पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका। ओके 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 ओके, ऐसे ठीक है, पहला ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए नीचे दिया गया है गद्यांश। अब आपके शिक्षण के क्वेश्चन खत्म हुए। शिक्षण के क्वेश्चन के बाद अब आपके गद्यांश है। तो चलिए फटाफट से इन पैसेज को, इस गद्यांश को पढ़िए। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं। दोस्तों मेरे गले में प्रॉब्लम है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग आंसर होंगे, मैं आपको आंसर बताऊंगी। चलिए पढ़ लीजिए आप लोग। ये आपका पैसेज है, पढ़ लीजिएगा। चलिए इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन के बाद उसके आंसर भी देखने हैं। क्षितिज किसे कहते हैं? क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं है। क्षितिज होता क्या है? आकाश और पृथ्वी का मिलन जहाँ होता है। फिलहाल लगता है कि मिलन हुआ है वहाँ पर, लेकिन अगर हम चलते जाएं तो चलते ही जाएंगे और हमें मिलेगा नहीं कि हाँ कहाँ पे धरती का अंत हुआ है, कहाँ पे आकाश का अंत हुआ है। तो वह स्थान जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं क्षितिज कहलाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा ना, 46 का पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें आप अपने गद्यांश में भी देख सकते हैं और इजली आप लोगों को पता भी है क्षितिज का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने पर्यायवाची में भी पढ़ा होगा क्षितिज, धरती और अंबर का जहाँ पे मिलन जैसा दिखाई दे। यदि किसी का ओर छोर नहीं है तो वो क्या होता है? उसके बहुत से सिरे होते हैं, या उसका सिरा नहीं मिलता है, या उसकी सीमा नहीं है, या उसका विस्तार अधिक है। देखिए अगर विस्तार अधिक होगा, मान लीजिए कि विस्तार अधिक है, तो भी कहीं तो ओर छोर होगा ना। क्वेश्चन पूछा क्या है? ओर छोर नहीं है। ओर छोर नहीं है का मतलब कि उसकी सीमा ही नहीं है, असीम है वो चीज़। तो क्वेश्चन में दिया क्या है? सीमा नहीं है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ठीक है,
फिट और इंसान शब्द हैं देशज, आगत, तत्सम, तद्भव। क्या हो जाएगा दोस्तों? फिट और इंसान शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका आगत शब्द, क्योंकि तत्सम और तद्भव तो शुद्ध अशुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध हिंदी में जो संस्कृत से लिए गए हैं वो तत्सम होते हैं, और जो हिंदी के ही उठा करके बोलचाल में ले लिए गए हैं वो तद्भव हो जाते हैं। बात करें देशज की, तो देशज में जैसे देखिए लोटा हो गया, खटिया हो गया, लोटा, ये सब देशज में आ जाते हैं ना, और बिल्कुल देसी भाषा में जो आते हैं। और बात आगत जो है ये फिट और इंसान। फिट देखिए थोड़ा सा हम लोग कहते हैं ना फिट है कोई चीज़, मतलब सही है, राइट है, इंग्लिश में भी आ जाता है। तो ये आगत है, मतलब कि जो दूसरे भाषा से ले लिए गए हैं, आ गए हैं अपनी हिंदी की बोलचाल में। आगत और इंसान ये आपके फिट और इंसान ये आपके आगत शब्द हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। बनारड शाह ने जीवन की उपमा किससे दी है? पढ़ी जा रही पुस्तक से, खुली पुस्तक से, सभी जीवों से, या क्षितिज से? तो बनारड शाह ने देखिए आपके बुक में हो, आपके गद्यांश में होगा कि बनारड शाह ने जीवन की उपमा किससे दी है? पढ़ी जा रही पुस्तक से, खुली पुस्तक से, सभी जीवों से, या क्षितिज से? तो बनारड शाह ने जीवन की उपमा खुली पुस्तक से दी हुई है। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक खुली पुस्तक की तरह होनी चाहिए। कभी भी कुछ भी छिपा के जो इंसान नहीं रखता, जिस इंसान के अंदर बिल्कुल सत्यता होती है, किसी से कुछ भी वो छिपाता नहीं, वो कैसा एक खुली पुस्तक के समान है। हर कोई उसे जानता है कि वो इंसान कैसा है। सो योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन, खुली पुस्तक से। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि क्या करते हैं तब? किसी से दुश्मनी रखते हैं, किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते, या किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। ये दोस्तों पैसेज पढ़ने की ज़रूरत, गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन किया गया है जो कि मानवता के ऊपर है। हर इंसान बता सकता है। किसी को जीने का अधिकार यदि हम नहीं देते हैं तो ये सबसे बड़ा अन्याय होगा। दुश्मनी करना, लूटपाट करना, टिकने नहीं देना, ये सब तो गलत बात है ही, लेकिन जीवन जीने का अधिकार तो सबका अधिकार है। हमारे जीवन जीने का अधिकार तो आप लोगों को हमारे संविधान में दिया गया है, तो ये सब तो गलत हो जाएगा। सबसे बड़ा अन्याय क्या होगा? यदि किसी को जीने का अधिकार आप नहीं देते हैं तो। ठीक है, ईश्वर ने जीने का अधिकार दे करके हमें भेजा है, तो हम किसी के इस अधिकार का हनन करने वाले कौन होते हैं? और बिल्कुल भी बहुत ही बड़ा अन्याय होगा, ऐसा बिल्कुल भी किसी को नहीं करना चाहिए। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको कैसा होना चाहिए? निडर बने रहना चाहिए, मनमर्जी करने का हक है, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, या जीने का हक है? जीने का हक तो है ही, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, ये भी ठीक होगा। निडर बने रहना चाहिए भी ठीक है, मनमर्जी करने का हक है तो ये नहीं होगा। लेकिन प्रकृति और खुला आसमान की बात अगर करें तो यहाँ पे 51 क्वेश्चन हो जाएगा कि पहली बात कि जीने की ही बात इस कविता में, इस गद्यांश में की गई है, जीवन जीने का अधिकार। तो यहाँ पे जीने का हक है। प्रकृति और खुला आसमान हमें क्या बताता है? कि सबको जीने का हक है। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन, जीने का हक है। ठीक है, आसमान हमें दिलाता है, क्या दिलाता है? रक्षा करने का वचन, साथ साथ रहने का अनुशासन, या फिर भय से छुटकारे का आश्वासन, या भयभीत न रहने का आग्रह। क्या दिलाता है हमें? अगर आसमान की हम बात करें तो दोस्तों खुला आसमान हमें भय से छुटकारे का आश्वासन दिलाता है। आसमान जैसे खुला हुआ है ना, उसे किसी से कोई डर नहीं है, तो वैसे ही हमें भी बिल्कुल खुले तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए। किसी से कोई डर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री। लेकिन अपने सही और गलत का आपको एहसास होना चाहिए कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। बिल्कुल अनुशासन में मतलब अनुशासन को तोड़ के, बाउंडेशन तोड़ के बिल्कुल मनमर्जी करने वाली ज़िंदगी नहीं। एक हर एक चीज़ को समझते हुए, किसी की बंदिश में ना हो, आप सब कुछ को समझ रहे हों और सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हों, क्योंकि स्वतंत्र हैं आप। स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इन अधिकारों का अधिकार आपको मिले हुए हैं। तो भय से छुटकारे का आश्वासन हमें आकाश दिलाता है, हम आकाश से ये सीखते हैं। राइट ऑप्शन आपका यहाँ सी हो जाएगा। सॉरी ये रहा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अब ये आपके गद्य से भी आ गया। अब यहीं से आपको कुछ मिलेगा, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, ऐसे ही करके आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है? किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कि इक प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, कौन सा है जिसमें नहीं किया जा सकता? तो नहीं पूछा गया है। भय में हम बनाएंगे तो क्या होगा? भय से इक बनाएंगे, बताइए क्या होगा? भाव में अगर इक लगाएंगे तो भाविक हो जाएगा, लेकिन भय में आपका यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि भय से कुछ बनेगा ही नहीं। जीव से जैविक, स्वभाव से स्वाभाविक, प्रकृति से प्राकृतिक बन रहा है ना इक प्रत्यय लगा करके, तो ये सभी बन जाएंगे जैविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक। लेकिन भय
भय से नहीं बनेगा। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक। अपराध शब्द है, अपराध शब्द कैसा शब्द है? भाववाचक है, पदार्थवाचक है, व्यक्तिवाचक है या संज्ञावाचक है? तो अपराध क्या मतलब, मैंने अपराध किया, ये क्या है? ये एक तरीके से फीलिंग है, महसूस हो रहा है मुझे कि मैंने अपराध किया, या फिर मैं ये जानती हूँ मैंने कोई अपराध नहीं किया है, ये मेरी भावना है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो ये भाव है, एक फीलिंग है। तो अपराध शब्द क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अपराध जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों गद्यांश से हो गए, आपके शिक्षण के क्वेश्चंस भी हो गए। अब यहाँ पर एक आपको कविता मिलेगी जिसके कुछ चंद लाइनों में आपको प्रश्न और उत्तर भी देखने होंगे। तो चलिए गद्यांश को पढ़ चुके हैं, अब हम पद्यांश को देखते हैं और 25 से 30 तक 5 क्वेश्चन उसमें से निकालते हैं। ईर्ष्यालु चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती हैं वहाँ जहाँ कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियां से पहले। संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती है संजोकर। दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती हैं कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। यहाँ पर हमने क्या देखा कि चींटियां कभी रास्ता नहीं भूलती, वो संकेतों से संधान करती हैं, वो एक गंध छोड़ती हैं जिससे कि वो अपने राह से कभी भटकती नहीं। अगर भटक भी जाएं तो उसी गंध के द्वारा, उनके पूर्वज कुछ गंध छोड़ते हैं, उसी गंध के द्वारा फिर वो एकजुट होकर के चलती हैं। तो यही सब कुछ है। देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं, छू कर करती हैं, बोल कर करती हैं, संदेशों से करती हैं या संकेतों से करती हैं। तो दोस्तों चींटियां आपस में बातचीत संकेतों से करती हैं। क्या आपने ढेर सारी चींटियां कहीं होती हैं तो क्या आपने कोई आवाज़ सुना है? नहीं सुना है ना। तो चींटियां जो है बोल कर नहीं, छू कर नहीं, बल्कि संकेतों से करती हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? ईर्ष्यालु कौन होता है? जो दूसरों से जलने वाला हो, सबसे घृणा करने वाला हो, पाने की इच्छा रखने वाला हो या कुछ भी न चाहने वाला हो। ईर्ष्यालु हो जाएगा दोस्तों जो दूसरों से जलने वाले को हम ईर्ष्यालु कहते हैं। कोई किसी से जलता है, किसी की प्रोग्रेस देखकर या किसी की खूबसूरती देखकर या फिर किसी के हाई स्टेटस को देखकर कुछ लोग होते हैं जलते हैं, या फिर किसी को भी मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज है तो उससे भी जलना क्यों दोस्तों? हर किसी से प्यार कीजिए, हर किसी से दोस्ती कीजिए, हर किसी से अपनेपन का भाव रखिए। दूसरों से जो लोग जलते हैं उनको ईर्ष्यालु कहा जाता है। तो हम ईर्ष्यालु जैसा टैग अपने ऊपर क्यों लगाएं? हम हर किसी से मिलकर रहने वाले हैं, हम हर किसी से दोस्ती बनाकर रखने वाले हैं। तो ईर्ष्यालु किसको कहते हैं? जो दूसरों से जलता है, जलन की भावना रखता है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा के स्वभाव में नहीं है, चींटियों के स्वभाव में नहीं है। क्या नहीं है चींटियों के स्वभाव में? चींटियों के स्वभाव में ईर्ष्या करना नहीं है, संदेश पहुंचाना नहीं है, दौड़ भाग करना नहीं है या जीवन को परखना नहीं है। तो चींटियों के स्वभाव में अगर हम कहें दोस्तों तो देखिए चींटियों के स्वभाव में ईर्ष्या करना नहीं है। क्यों? देखिए आपने अपनी कविता में ही सुना पढ़ा होगा कि वो एकजुट होकर चलती हैं। अगर ईर्ष्या करना होता तो वो एकजुट होकर नहीं चलती। आपने देखा होगा चींटियों की कतारें, कोई भी मतलब एक चींटी जहाँ है 10 चींटियाँ हुई, फिर धीरे धीरे लंबी सी लाइन लग जाती है। तो वो कतार में हमेशा इकट्ठा होकर चलती है, एकजुट होकर चलती है। तो ईर्ष्या करना उनके स्वभाव में नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला है बिखरी हुई चींटियाँ फिर से एकजुट कैसे होती हैं? तो पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, पूर्वजों की गंध से। अब आपने अगर अपना ये पैसेज पढ़ा है, अगर कविता की लाइन पढ़ा है तो फर्स्ट ऑप्शन को ही आप टिक करेंगे। रास्ता टटोलने से नहीं होगा, मित्रों के सहयोग से नहीं होगा, शत्रुओं की चुनौती से नहीं होगा दोस्तों। चींटियां जो हैं वो पूर्वजों की गंध से, मतलब उनकी पूर्वज जो होते हैं, मतलब और बड़ी चींटियां जो होती हैं वो एक गंध छोड़ती हैं जिसको कि उस स्मेल को ले करके चींटियां उसी रास्ते पे चल पड़ती हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां पहचानती नहीं है, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं या याद रखती हैं। तो आपने लाइन में पढ़ा होगा शत्रु और दुश्मन और दोस्त दोनों को, हर किसी को याद रखती हैं चींटियां। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन, वो याद रखती हैं। ठीक है, अगला आपका 60 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्त एक लाइक का बटन तो दबा के जाइएगा। गला बैठा है फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो काव्यांश में मगर का अर्थ है
इस काव्यांश में मगर का अर्थ क्या है? मगर को तो आप लोग मगरमच्छ भी कहते हो, मगरमच्छ को घड़ियाल भी कहते हो, लेकिन क्या होगा? मगर का मतलब क्या होता है? केवल होगा, परंतु होगा, मगरमच्छ होगा, घड़ियाल होगा। लेकिन ऐसे संकुचित उत्तर पर मत जाइए। सब लोग जानते हैं मगर को मगरमच्छ भी कहते हैं, घड़ियाल भी कहते हैं। तो ये वो वाला मगर नहीं है, अगर मगर वाला है तो इसका मतलब हो जाएगा परंतु। मगर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे परंतु। काव्यांश में मगर का अर्थ हो जाएगा परंतु। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। 60 क्वेश्चंस पूरे हो चुके। अब आपको क्या करना है? अब आपको 60 क्वेश्चन पूरे हो चुके दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। 10 दिन रह गए हैं। ओनली सिर्फ और सिर्फ केवल टोटली प्रैक्टिस कीजिए। 1 घंटा हमारे वीडियो को देख करके प्रैक्टिस कीजिए। 2 प्रैक्टिस सेट एक दिन में देखते हैं तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। और 1 घंटा खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए दोस्तों। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट विजिटर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हमारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।